हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम देखेंगे डिज़ाइन स्टेप ऑफ कंप्रेशन मेंबर। इसके पहले लेक्चर में हम स्ट्रेंथ का स्टेप देखे थे, जिसमें हम कंप्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ निकाले थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल हम कराए थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल कहे थे आपको करने के लिए। तो साथ साथ आपको मेहनत करते हुए चलना है, तभी सारे न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। और आरसीसी और स्टील ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो अब देखिएगा, कुछ हो सकता है ना न्यूमेरिकल ऑप्शन ना आए। जितना भी बिल्टअप सेक्शन है ना, बिल्टअप सेक्शन आपके सिलेबस में तो है, लेकिन कम आता है। ठीक है, मतलब समझिए कि एक तरह से आता ही नहीं है। तो बिल्टअप सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं, नहीं आ रहा है तो अभी के लिए छोड़ सकते हैं। बाकी जब हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, मेरे ऑफलाइन कोचिंग में हम एक एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आपके सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। आप वहां से देख करके समझ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज चलिए हम लिखेंगे डिजाइन स्टेप ऑफ कंप्रेशन मेंबर। हम पीछे टेंशन मेंबर का डिजाइन स्टेप या रिवेट या वेल्ड का जो भी डिजाइन स्टेप था, हम पहले बता चुके हैं कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में स्टेप ही लिखने के लिए आ जाएगा। कह देगा कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन स्टेप लिखिए, टेंशन मेंबर का डिजाइन स्टेप लिखिए, बट जोड़ का। ठीक है, तो आज हम लिखेंगे डिजाइन स्टेप। यदि टाइम मिलता है तो हम उसका न्यूमेरिकल भी कर देंगे। ठीक है, कम से कम एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेंदी, क्योंकि बहुत गर्मी का माहौल है, तो ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा ना, ये 1.5-2 घंटा बिना फैन वगैरह रूम में पैक होकर के। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हो सकता है हम बता दें। ठीक है, अब चलिएगा, लिखिएगा क्या, डिजाइन स्टेप ऑफ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर, ठीक है ना, डिजाइन स्टेप ऑफ कंप्रेशन मेंबर। सबसे पहला स्टेप क्या है समझिएगा। पहला स्टेप आप जानते हैं, टू डिटरमाइन, है ना, डायरेक्ट हम लिखते हैं, अरे प्रभावी लंबाई। है ना, प्रभावी लंबाई निकालते हैं। उसमें पहला लिखे जाते हैं, जब सिरों पर एक एक रिवेट लगा हो। जब सिरों पे एक एक रिवेट लगा होता है, आपको पता है ना, प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, जब सिरों पर दो या दो से अधिक रिवेट या वेल्ड किया गया हो, तो प्रभावी लंबाई = 0.85 वास्तविक लंबाई। इसको स्टेप को हम स्ट्रेंथ में भी लिखे थे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है समझिएगा, आवश्यक संभावित प्रतिबल। आवश्यक संभावित प्रतिबल, है ना, और तनुतानुपात। आवश्यक संभावित प्रतिबल और तनुता अनुपात। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें पहला लिखेंगे कोणीय खंड के लिए, यानी एंगल के लिए कितना हो जाएगा, संभावित प्रतिबल सिग्मा AC = हो जाता है आपका, अभी हम समझाएंगे स्टेप को, 80 न्यूटन प्रति mm², और तनुतानुपात हो जाएगा आपका 100। तनुतानुपात का कोई भी मान नहीं, मतलब कोई मात्रक नहीं होता। सेकंड क्या हो जाएगा, आई खंड के लिए सिग्मा AC = कितना हो जाएगा, SM उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन प्रति mm², और दूसरा लेमडा कितना हो जाएगा आपका 80। तीसरा लिखेंगे बिल्टअप सेक्शन के लिए, सिग्मा AC = क्या हो जाएगा, 140 न्यूटन प्रति mm², और लेमडा = कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम समझा देंगे, अभी आप नोट करिए। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, आवश्यक कुल क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए, इसमें दिया रहेगा लोड, तो दिया रहेगा, लोड तो देता ही है। वो कहेगा कि अब कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन करिए जो इतना लोड वहन कर ले। दिखाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से, है ना, हाँ ठीक है। वो कह देगा कि कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन करने के लिए ऐसा डिज़ाइन करिए को लोड को क्या करे, वहन कर रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे समझिएगा, तो ये आवश्यक क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा आपका, बल यानी जो लोड दिया रहता है, अपान में प्रतिबल यानी सिग्मा AC, यही वाला सिग्मा AC, ये वाला, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपान में प्रतिबल, है ना। यहाँ से कुल आ जाएगा कितना आवश्यक क्षेत्रफल है। चौथा क्या में आ जाएगा, आवश्यक न्यूनतम
परिभ्रमण, आवश्यक न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या यानी आर मिनिमम कितना देगा, यल अपन में लेमडा होता है ना। तो देखिएगा यल आपको ऊपर मिल जाएगा, लेमडा आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसके लिए भी देगा। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा, हम इसको डिटेल में समझाएंगे तो, है ना। चलिए अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला क्या हो जाएगा स्टेप 5। स्टेप 5 यहाँ आ जाएगा, क्या होगा आपका स्टेप 5 होगा, स्टेप 5, हाँ थोड़ा दिख रहा है। अब देखिएगा स्टेप 5 क्या होगा, स्टील टेबल से सेक्शन का क्या करेंगे, हम सेक्शन का चयन करेंगे, है ना। हम देखिए वर्बली बता दे रहे हैं जगह नहीं लिखने के लिए। स्टील टेबल से हम ऐसे सेक्शन का चयन करेंगे जिसमें जिस सेक्शन का हम चयन करेंगे उसका क्षेत्रफल इससे अधिक हो और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या भी इसके समान हो, लगभग में इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए वो देगा ना, वो देगा क्या देगा, वो देगा कि डिजाइन करे कंप्रेसर मेंबर का जो पी लोड को वहन कर ले, कितने लोड को, पी लोड को वहन कर ले, उसकी वास्तविक लंबाई या प्रभावी लंबाई देगा, एफ वाई दे देगा 250, 240 कुछ भी दे देगा, है ना, लेकिन लोड तो देगा ही देगा। वो कहेगा कि एक आप क्या करिए कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन करिए जो 200 किलो न्यूटन का लोड वहन कर ले, 300 का कर ले, 400 का कर ले, है ना, वो ये चीज़ देगा। अब समझिएगा, अब समझिए, अब हम जानेंगे कि भाई एक एक रिवेट लगाया है, हम ये सब बता चुके हैं आपको प्रभावी लंबाई के लिए, है ना। ये देखिए ये मान लेते हैं कंप्रेशन मेंबर, तो एक एक रिवेट लगा है तो यहाँ से यहाँ की लंबाई हो जाएगी यानी वास्तविक लंबाई के बराबर। लेकिन जैसे दो दो रिवेट लगा बस कुछ लंबाई घटेगी कि नहीं, अब यहीं से मुड़ना शुरू हो जाएगा, है ना, तो इसकी लंबाई घट गई, तो इसीलिए प्रभावी लंबाई दो दो रिवेट में या वेल्ड में घट जाता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है कि आवश्यक संभावित प्रतिबल और तन्यता अनुपात, यानी इतना आपको बता दिया गया है कि कोणीय खंड के लिए उसमें प्रतिबल कितना मिलेगा आपको 80, एंगल के प्रतिबल 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर मिलेगा और तन्यता अनुपात कितना रहेगा 100, लगभग में देखिए क्या लिखे आवश्यक संभावित प्रतिबल यानी उतने आने की संभावना है, कितने आने की, एंगल में 80 और 100, आई खंड में प्रतिबल कितने आने की संभावना है 100 और तन्यता अनुपात 80 आने की संभावना है। अब बताइए एंगल खंड और आई खंड में, आई खंड मजबूत होता है कि नहीं होता है, बिल्टअप सेक्शन आपको समझ आता है। जैसे देखिए आई खंड, ये आई खंड हो गया है ना, ये आई खंड, अब इसके ऊपर भी चपटी पत्ती लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका बिल्टअप सेक्शन हो जाएगा, है ना। अब बताइए ये सबसे मजबूत है कि नहीं, तो देखिए आई खंड से ज़्यादा, कोणीय खंड से ज़्यादा आई खंड मजबूत, आई खंड से ज़्यादा बिल्टअप सेक्शन, तो इसमें देखिए प्रतिबल का मान क्या होता जाता है आपका बढ़ता जा रहा है, यानी ज़्यादा लोड ले पाएगा, सिंपल से कहना है ना। उसके बाद देखिए इतना लोड लेने के लिए कितना आपके पास एरिया चाहिए, कितना आवश्यक है एरिया का, तो हम क्या करेंगे बल में प्रतिबल से भाग देंगे, बल आपको दिया रहेगा, प्रतिबल सेकेंड स्टेप से मिल जाएगा। अब आवश्यक न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, भाई कितना कह रहा है कि भाई इतना लोड नहीं, लेकिन कितना जरूरत है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का, तो हम न्यूनतम परिभ्रमण लेमडा इक्वल टू जानते हैं, लेमडा इक्वल टू यल अपान में आर मिनिमम, तो यहीं से आ गया है आर मिनिमम इक्वल टू यल अपान में लेमडा, यल का मान मिला है, यल का मान नहीं भी मिला रहेगा तो यहाँ से निकालेंगे, और लेमडा का मान सेकेंड स्टेप से किए हैं। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, अभी से बस हम सेकेंड स्टेप को अलग से जोड़े हैं, बाकी से आप जानते हैं। उसके बाद हम इस स्टील टेबल से ऐसे सेक्शन का चयन करेंगे जिसका एरिया इससे अधिक हो, इससे क्या हो एरिया अधिक हो, और यहाँ रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, आर मिनिमम यहाँ रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं RAQ, ठीक है। यानी स्टील टेबल से ऐसे सेक्शन का चयन करेंगे जिसका एरिया जिसका हम सिलेक्शन करेंगे उसका एरिया ए रिक्वायर्ड से अधिक होना चाहिए और लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन जितना रिक्वायर्ड है उसके लगभग में आसपास होना चाहिए। हमेशा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या से अधिक नहीं मिलता है स्टील टेबल में, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो हमें कह सकते हैं जो हम सिलेक्शन करेंगे सेक्शन का उसका एरिया इससे अधिक होना चाहिए, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या भी इससे अधिक होना चाहिए, लेकिन हमेशा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या इससे अधिक नहीं मिलता, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर क्या होगा, अब देखिए अब हम सेक्शन का चयन कर चुके, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम देखेंगे कि सेक्शन का चयन कर चुके तो वो कहेगा, चलिए उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन का चयन करने के बाद कि सेक्शन का सामर्थ्य कितना है। अब तो अभी तक हमको इतनी ज़रूरत थी, इतना निकाले, इतना परिभ्रमण त्रिज्या इतना निकाले,
अब हम देखेंगे कि मेरा जो सेक्शन का सिलेक्शन किए हैं उसका सामर्थ्य कितना है। इसको निकालने के लिए देखिए वो जैसा कहेगा ना, कहने का मतलब वो कहेगा कि कोणीय खंड को घसेट प्लेट के दोनों ओर रखना है, ऐसा कह देगा, ऐसा रख देंगे। वो कह देगा कोणीय खंड को घसेट प्लेट के एक ही ओर रखना है, वो कुछ भी कर देगा। वो कह देगा कोणीय खंड एक ही है, इसमें दो था, इसमें एक ही कर देगा। वो कह देगा एक ही आई खंड है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कह देगा दो चैनल है जो पीठ से पीठ सटाकर है, कुछ भी कर सकता है। वो कह देगा दो आई है। तो जैसा कहेगा ना वैसा हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। वैसा क्या करेंगे हम, फिगर बना करके और यहाँ सारा डाटा जो है होगा जो स्टील टेबल से सिलेक्शन करेंगे और डाटा नोट करेंगे। डाटा मतलब डाटा नोट करेंगे। डाटा मतलब क्या हो गया कि भाई जो स्टील टेबल में डाटा रहेगा जो हम सिलेक्शन किए हैं उसका एरिया, उसका IXX, उसका IYY, उसका CYY, बहुत सारी चीज़ें हम स्ट्रेंथ निकालने में जिसका करते थे उसका हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे समझिएगा। जैसा फिगर कहेगा वैसा फिगर बना देंगे। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आर मिनिमम क्या होता है, यल अपान में, समझिएगा, हाँ, यल आई मिनिमम इजकल टू आई मिनिमम, सॉरी, आर मिनिमम इजकल टू आई मिनिमम 2a, है ना। लिखेंगे फॉर डबल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आर मिनिमम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे हम, आर मिनिमम लिख देंगे डायरेक्ट। किसके लिख देंगे हम, आर मिनिमम को डायरेक्ट स्टील टेबल से, जब सिंगल एंगल हो। समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, है ना। ऐसा आप स्ट्रेंथ पढ़े होंगे ना, थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब हम थोड़ा मेरा माइंड कंस्टेंट नहीं है इसलिए थोड़ा अटक रहे होंगे। समझिएगा, यदि आपका सिंगल कोणीय खंड कह दे, वो क्या कह दे, सिंगल कोण यानी एकल कोणीय खंड कह दे, एकल आई खंड कह दे, एकल चैनल सेक्शन कह दे, तब हम देखेंगे RX RY में से कौन कम है उसी को डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। सिर्फ सिंगल कह दे, है ना। और यदि डबल कह देगा तो आप जानते हैं डबल कहेगा तो क्या करेंगे हम, डबल के लिए आई मिनिमम अपान में 2a करेंगे। आई मिनिमम के लिए हम जानते हैं IXX निकालते हैं और IYY निकालते हैं, इसमें से जो कम रहता है वो आई मिनिमम हो जाएगा। बहुत हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है ना, यही लेंदी आता है। ये सिंगल कह देगा ना, देखिए सिंगल एंगल कहेगा तो RVV को लिख देंगे। यदि सिंगल आई सेक्शन कहेगा तो RXX और RYY में से जो कम रहेगा उसको कर देंगे। कुछ चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में समझ आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर मिनिमम मिल गया। सातवां क्या हो जाएगा आपका, तनुता अनुपात, है ना। लेमडा इजकल टू यल अपान में आर मिनिमम, हो कि नहीं। उसके बाद आठवां क्या हो जाएगा आपका, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, है ना, प्रतिबल। क्या करेंगे, FY के अनुसार स्टील टेबल से अंतर्वेशन विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद 9वां लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे या फिर इसी में भी देखिए हम बताए थे ना, आपको पीछे बता चुके हैं, स्टेप 1-2 कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ लिख सकते हैं आपका अनुगेय, क्या लिख सकते हैं, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल सिग्मा AC, यहाँ भी है आपका सिग्मा AC ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख देंगे सिग्मा AC, कितना, जब दो रिवेट लगा हो या वेल्ड किया हो, है। तो क्या 80% लेते हैं, दो रिवेट लगा, सॉरी मतलब पूरा ले लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, यानी सिग्मा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.8 गुणे सिग्मा AC, यानी जब सिरों पर एक रिवेट लगा हो, जब सिरों पर एक रिवेट लगा हो। उसके बाद क्या निकालेंगे, 9वें में सामर्थ्य, किसका, संपीड़न अवयव का सामर्थ्य, यानी P मतलब क्या, सामर्थ्य, C मतलब कंप्रेशन का, क्या हो गया आपका, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, यानी सिग्मा AC इंटू टोटल एरिया, रहने देते हैं सब, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, ठीक है। यदि PC का मान P से अधिक हो गया, यदि PC का मान
क्या हो गया आपका, पी से अधिक हो जाए तो सेक्शन क्या है आपका, सेफ है। अब आगे डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि पी सी का मान लेस देन हो जाए पी से तो सेक्शन मस्ट बी रीडिजाइन। ठीक है, क्या करेंगे हम, रीडिजाइन करेंगे, सेक्शन का दोबारा क्या करेंगे हम, रीडिजाइन करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब इसको हम एक बार और समझा दे रहे हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा ना, न्यूमेरिकल में ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होता है। ठीक है, ऐसा तो थोड़ा बहुत ओके, कैलकुलेटर कहाँ रख दिए हैं, है ना, तो ऐसे थोड़ा बहुत मिल गया, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं समझ आ रहा होगा, हम समझ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कोई ऐसा चीज़ ना हो कि ना समझ आए आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम पढ़ा रहे हैं तो सारी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो अभी समझ आएगी, न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो उससे पहले एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले लोड दिया रहेगा, वो कहेगा कि इतना लोड वहन करने के लिए आप कंप्रेशन मेंबर का चयन करिएगा। वो कुछ भी दे देगा, वो कहेगा 250 किलो न्यूटन लोड वहन करने के लिए आई खंड का चुनाव करिए। वो कहेगा 250 किलो न्यूटन वहन करने के लिए दो समभुजीय कोणीय खंड का चयन करिए जो घसेट प्लेट के दोनों तरफ लगा हो। ये कहेगा आई खंड मतलब इतना लोड वहन करने के लिए एक कोणीय खंड का चयन करिए। और कह देगा कि इतना लोड वहन करने के लिए दो असमभुजीय कोणीय खंड का चयन करिए जो घसेट प्लेट के एक ही ओर लगा है, पीठ से पीठ सटा के। वो कुछ भी कह सकता है ना, और नहीं कहेगा तो हाँ आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम प्रभावी लंबाई निकालेंगे। बहुत हम लोग स्ट्रेंथ निकाले हैं, प्रभावी लंबाई निकालना आता है आपको। दूसरा स्टेप मेन है, कोणीय खंड में कितना प्रतिबल उत्पन्न होने की संभावना है, 80। आई खंड में कितने उत्पन्न होने की संभावना है, 100। बिल्टअप सेक्शन में 140। तनुतानुपात आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई इतना लोड वहन करने के लिए कितना हमको क्षेत्रफल की आवश्यकता है, तो बल अपान में प्रतिबल। उसके बाद देखेंगे इतना लोड वहन करने के लिए कितना न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या चाहिए, तो यल अपान में लेमडा कैसे फार्मूला आया, सारी चीज़ें बताएं। उसके बाद स्टील टेबल से हम एक से सेक्शन का चयन करेंगे, उस सिलेक्शन सेक्शन का एरिया भी रिक्वायर्ड से अधिक हो और रिक्वायर्ड मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन से भी अधिक हो जो हम सिलेक्शन करेंगे। तो हमेशा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या से अधिक नहीं मिलता है, तो इसके हम आसपास चले जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में समझ आएगा। फिर स्टील टेबल से चयन कर लेंगे, पूरा डाटा हम नोट कर लेंगे। फिर वो जैसा कहा रहेगा वैसा फिगर बनाएंगे। यदि सिर्फ सिंगल एंगल दिया हुआ है या फिर सिंगल सेक्शन, यहाँ लिख सकते हैं आप, एंगल की जगह क्या लिखेंगे आप, सिंगल सेक्शन। देखिए यदि सिर्फ सिंगल सेक्शन दिया हुआ है तो आई मिनिमम को डायरेक्ट हम स्टील टेबल से पुट कर देंगे, स्टील टेबल से डायरेक्ट आई मिनिमम, यदि सिंगल एंगल दिया है तो। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप निकालें न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या डायरेक्ट स्टील टेबल से। यदि एंगल रहेगा तो आर भी होता है सबसे कम। यदि आई खंड रहेगा तो देखेंगे आर एक्स आर वाई में से कौन कम है। ठीक है, उसके बाद यदि डबल सेक्शन यानी दो एंगल है, दो आई खंड है, दो है, तब क्या करेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे, आई मिनिमम अपान में 2 है। और जैसा कहा रहेगा वैसा फिगर बनाएंगे। फिर आई एक्स निकालेंगे, आई वाई निकालेंगे, उसमें से जो मिनिमम होगा वो आई मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद तनुतानुपात निकालेंगे, यल अपान में आर मिनिमम। उसके बाद अनुग्रह संपीड़न प्रतिबल आपको आता है, ये सारी चीज़ें हम स्ट्रेंथ में निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए एक हम सस्ता सा, मतलब कि सस्ता क्या, ईजी, सस्ता महंगा क्या होगा यहाँ, ईजी और हार्ड होगा। ठीक है, हम एक ईजी सा न्यूमेरिकल लगाते हैं आपके लिए। ठीक है, अरे हाँ कहिए, हाँ देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है ना, पहले तो मिटाना पड़ेगा ना इसको। याद होना चाहिए और आपको नोट्स मिलेगा ना। देखिए हम बताते हैं ना, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो थोड़ा क्या करेंगे, वक्त की मजबूरी है। तो आपको नोट्स में सारी चीज़ अच्छे से मिल जाएगी, और यदि आपको कोई डिस्टर्ब होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए क्या कर रहा है, 17 नंबर, हाँ अरे दादा, हाँ कह रहा है ना कि एक कैंची के एक असतत संपीड़ांक की उपांग की लंबाई कितना है आपका, 2200 mm है। ठीक है, कह रहा है कि 58 किलो न्यूटन अच्छे भार वहन करने हेतु एक असमभुजीय कोणीय खंड का चयन करें। सिर्फ एक का चयन करना है, बताया था ना, सिंगल एंगल रहेगा तो या फिर सिंगल कोई भी रहेगा।
है ना। एक कोणीय खंड का चयन करना है। घसेट प्लेट की मोटाई दिया है, बहुत सारी चीज़ें दिया है, नोट करते हैं। कह रहा है कि असतत है, असतत है ना, खंड असतत अवयव है, यानी अवयव दो या दो तक सतत है, इसे हम असतत कहते हैं। ठीक है, शुरू में बताए थे, यानी इसमें क्या होगा आपका कंटिन्यूअस मेंबर। ठीक है, असतत। इसकी प्रभावी लंबाई सिर्फ लंबाई दे रहा है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 2200 mm। और कुछ दे रहा है क्या? हाँ, बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। घसेट प्लेट की मोटाई कितना दे रहा है मेरे भाई? 10 mm। और लोड कितना दे रहा है आपका? 58 किलो न्यूटन लोड वहन कराना है। ठीक है, उसके बाद दे रहा है रिवेटों की संख्या निकालिए, वो हम निकाल देंगे आगे चल के। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए सिलेक्शन करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रभावी लंबाई यानी स्मॉल एल कितना हो जाएगा? कैपिटल एल के बराबर। वो नहीं दिया है कि एक एक रिवेट लगा है कि दो दो, लेकिन हम डिजाइन कर रहे हैं, हम अपने अनुसार कुछ भी लगा देते हैं। तो लिख देंगे जब सिरे पर एक एक रिवेट लगाओ, एक एक रिवेट लगाओ, तो वास्तविक लंबाई के बराबर हो जाएगा। यही आप कह देंगे दो दो रिवेट लगाओ तो लंबाई घट जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है क्या करना है। जब नहीं दिया तो आपको डिजाइन करना है, तो हम देखिए डबल लगा देना है, क्योंकि किसी के मन में आ रहा था सर दो दो लिख सकते हैं, लिख दिए, है ना। तो यल इजकल टू 10.85 गुणे 2200, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 10.85 गुणे, है ना, तो हो जाएगा आपका 1870 mm। कोई शिकायत नहीं। दूसरा क्या होगा आपका? आवश्यक संभावित प्रतिबल एवं तनुतानुपात। आवश्यक संभावित प्रतिबल एवं तनुता अनुपात देखिएगा, है ना। हाँ, तो कोणीय खंड के लिए कितना होता है? सिग्मा AC इक्वल टू 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? आवश्यक कुल क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ए रिक्वायर्ड क्या होगा? जो बल दिया हुआ है 58 किलो न्यूटन का बल दिया है, अपान में प्रतिबल का मान कितना है आपका? 80 है। तो कितना आ जाएगा देखिएगा, 58 गुणे 1000 अब भागा हो जाएगा आपका 80, तो कितना हो जाएगा आपका? 725 mm स्क्वायर। उसके बाद चौथा देखिए, आवश्यक न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। आवश्यक न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आर मिनिमम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा देखिए, है ना। क्या होता है? यल अपान में लेमडा, यल का मान 2200, लेमडा का मान कितना है? 100। तो आर मिनिमम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आपका? 22 mm। क्या हो जाएगा आपका? 22 mm। ठीक है, देखिए कुछ किए अभी कुछ नहीं, बस पहला आपको याद था, तीसरा चौथा तो सिंपल फार्मूला है। दूसरा के हिसाब से तीसरा निकालिए 80 रख के, तीसरे के हिसाब से चौथा निकालिए। अब हम स्टील टेबल से सिलेक्शन कर देंगे, लिखेंगे स्टील टेबल से का चयन करने पर देखते हैं। ऐसे हमको स्टील टेबल का चयन करना है जिसकी एरिया 725 से अधिक हो और मिनिमम रिक्वायर यानी 22 से अधिक हो। ठीक है, तो अब देखिए, अब समझ आ रहा होगा ना। अब देखिए वो क्या कहा है, 17 नंबर पढ़ेंगे, बहुत प्यार से लिखा हुआ है ना। प्यार तो आप लोगों को समझ आता होगा। इसमें लिखा है कि समभुज कोणीय खंड का यानी इक्वल एंगल का चयन करना है ना। कोणीय खंड बोला, इक्वल एंगल। ठीक है, चाहिए अब इक्वल एंगल में चले जाइए। अब देखिएगा कितना चाहिए? 725 से अधिक। अब अधिक कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब कोई कहेगा सर 725 से अधिक 800 भी होगा, 1000 भी होगा, 2000 भी होगा, 3000, जितना मन कर बढ़ा के ले लीजिए। अब चोर हैं तो डाकू मत बनिएगा। यानी 700 दिया है तो आप 1500 तक ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 8000 तक ले लीजिएगा एरिया। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जैसे कि देखिए हम ले रहे हैं आपका 1138। ठीक है, तो IS से, है ना, इससे फ़ायदा होता है, बड़ा लेने में फ़ायदा होता है। IS से कितना है एंगल? हम देखिएगा 75 8। ठीक है, तो IS से 75 गुणे 8 mm कोणीय खंड का चयन करने पर, बड़ा लिख दें हम, देखिए बड़ा लिख दे रहे हैं, 75 गुणे 8 mm का कोणीय खंड का चयन करने पर एरिया कितना मिलेगा? आपका 1138 mm स्क्वायर। बहुत सारी चीज़ें नोट कर लिया जाता है, लेकिन
सिंगल एंगल में या फिर सिंगल सेक्शन में कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डबल में हम देखेंगे बहुत तामझाम करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, ये तो क्या था आपका 5वां था। ठीक है, छठा क्या होता है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक है, तो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या इसका देखेंगे आप, ठीक है ना। हाँ, इसका न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या देखेंगे, रुक जाइए, तो मेरा स्टील टेबल इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो 75 75 8 का न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आप देखिए 8वें नंबर कॉलम में देखिएगा, 8वें नंबर कॉलम में कितना आ रहा है आपका 14.5, कितना आ रहा है आपका 14.5 आ रहा है। तो इसको ले सकते हैं, हाँ चलिए कोई बात नहीं, या फिर रहने दीजिए ना, इसको लेते हैं ना, हम इसको लेते हैं 110 गुणे 110 गुणे 8 mm का। ठीक है, क्यों ले रहे हैं बता रहे हैं आपको, 110 गुणे 110 गुणे 8 mm का, उसमें चले जाइए तो एरिया कितना मिल जाएगा आपको 1702 और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आर मिनिमम को डायरेक्ट हम स्टील टेबल से लिखते हैं। क्यों, पिछले वाला ऐसा नहीं, पिछले वाला गलत है, लेकिन पिछले वाला में हो सकता है कि आंसर ना आए। ठीक है, हम बता रहे हैं अभी कैसे, या फिर उसी को कर दे रहे हैं, चलिए उसी को कर दे रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्री है। ठीक है, लेकिन इक्वल एंगल वाला इक्वल एंगल अभी हम बता रहे हैं क्यों उसको नहीं लिए हैं, समझिएगा। हाँ, 110 गुणे 110 गुणे 8 mm का कोणीय खंड 1702 एरिया मिल गया। उसके बाद 8वें नंबर में आर मिनिमम यानी आर भी जो दिया हुआ है, आर वाई गलती से लिख दिया इसमें, 21.4 आ रहा है, 21.4 mm, क्योंकि यदि पिछले वाला देखते हैं लिए थे 75 75 8, उसमें जो आर मिनिमम है देखेंगे तो 14 ही मिल रहा था। कितना मिल रहा था 14। हम कहे थे ना कि इससे इसके लगभग में आसपास होना चाहिए, हमको दोनों देखना है, आवश्यक क्षेत्रफल भी देखना है और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, दोनों को मैच करते हुए चलना है। तो देखिए न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या भी इसके पास में है और एरिया भी इससे अधिक है। ठीक है, अब उसमें खोजने लगेंगे तो 22 से अधिक हमको मिलेगा ही न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। यदि आपके पास न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या 22 से अधिक मिल जाता है और अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब कि बहुत यहाँ आर मिनिमम पर कुछ वैल्यू ऐसे आ जाते हैं कि आपके स्टील टेबल में इससे अधिक मिलेगा ही नहीं, तो इससे कम हो सकता है, लेकिन कभी भी एरिया मत कम रखिएगा। लेकिन इसका मान जितना कम रखेंगे उतना एरिया का मान आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम समझा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। कहने का मतलब है यदि इसका मान आपको स्टील टेबल में मिलता 17 मिलता, तो आप एरिया को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे पता चलेगा क्यों। 7वें में क्या हो जाएगा, देखिए 7वें में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्टील टेबल से लिखे हैं क्योंकि डायरेक्ट कोणीय खंड दे रहा था। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, तनुतानुपात, सिंगल एंगल दे रहा था ना, सिंगल एंगल के लिए डायरेक्ट हम स्टील टेबल से लिख देते हैं यहाँ पे। तनुतानुपात लैम्डा इक्वल टू यल अपान में आर मिनिमम, यल का मान कितना है 1870, आर मिनिमम कितना है 21.4, तो हो जाएगा आपका 1870 में 21.4, तो जाएगा आपका 87.38, हाँ 87.38। अब लिखेंगे एफ है ना, अब क्या लिखेंगे 8वां नंबर, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल है ना, तो एफ वाई 250 के लिए, शायद 250 ही देख ले रहे हैं, एफ वाई 250 के लिए, तो लेमडा इजकल टू 87 है तो 80 के लिए सिग्मा ए सी। ठीक है, और लेमडा इजकल टू 90 के लिए सिग्मा ए सी का मान। ठीक है, अब उस चैप्टर के स्टील टेबल में जाना पड़ेगा ना, हाँ चलते हैं उस चैप्टर के स्टील टेबल में फटाक से। गर्मी बहुत है मेरे भाई, अब बहुत क्या करेंगे, बहुत समस्या से हम बना रहे हैं, समझ जाइए। हाँ देखिए, तो एफ आई 250 में देखिए 80 के लिए है ना, कितना दिया है 80 के लिए और 90 के लिए। 80 के लिए एफ आई 250 में आप देखेंगे तो 101 और 90, इसके लिए कितना आ जाएगा आपका 101 और 90। एक बार और देख लेते हैं क्योंकि एक बार इसी तरह आंसर नहीं आ रहा था, हम देख रहे थे किसी और में। ठीक है, 80 90 के लिए 101 और 90। अब क्या लगाएंगे, अंतर्वेशन विधि, अंतर्वेशन विधि द्वारा लैम्डा इक्वल टू 87.38 के लिए अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो 101 माइनस एक कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा आपका 0.738। ठीक है, देख लीजिएगा 101 माइनस 11 गुणे 0.738, समझ रहे हैं ना कैसे हुआ, 92.89 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। समझिएगा, अंतर्वेशन विधि हम बहुत पहले से करते आए हैं भाई, बड़ा वाला फिर दोनों का अंतर। देखिए
उसके बाद 87 में से 80 घटाएंगे तो मिल जाएगा 7.38 और 10 से भाग देंगे 0.738 मिल जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे भाई सिरे पर दो दो रिवेट है तो अनुग्रह संपीड़न प्रतिबल सेम इसके बराबर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी 92.89। उसके बाद हो जाएगा आपका 9वां नंबर सामर्थ्य। प्रतिबल का मान इतना तो बगल से गुजर रहे हैं लोग, ठीक है। और क्षेत्रफल का मान कितना भी समझा दे रहे हैं, 1702, ठीक है। तो पीसी से करते हैं, पीसी का मान कितना आ जाएगा गुणे 1702, 158.08 किलो न्यूटन। यानी हम कह सकते हैं ये पीसी है ना, यानी हम कह सकते हैं पीसी का मान क्या है, पी से अधिक है, सेक्शन क्या है आपका ओके है, ठीक है। अब समझिए हम क्या किए, अंतर्वेशन विधि द्वारा आपको निकालने आता है। फिर जब सिरे पर एक एक रिवेट लगा रहा था 0.8 से गुणा कर देते, लेकिन दो दो रिवेट लगा तो इसी के बराबर हो जाएगा। उसके बाद सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कंप्रेशन में बस सी मतलब कंप्रेशन, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। प्रतिबल अभी हम निकाले हैं, क्षेत्रफल यहाँ से मिला हुआ है, कहाँ गया था, यहाँ देखिए। तो क्या हो गया 158 किलो न्यूटन, यानी इस पर लोड कितने का लग रहा है 58 किलो न्यूटन का, जबकि ये वहन कितने का कर लेगा 158। तो बताइए सेफ है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सेफ है। अब देखिएगा क्या कमाल है, हम एरिया क्यों बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि सामर्थ्य निकालने के लिए प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम एरिया को बढ़ा लेते हैं। जितना एरिया अधिक रहेगा उतना आपका सामर्थ्य अधिक आएगा। फिर लेमडा वाला बात हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। अब समझिएगा, अब देखिए इसमें हम क्या किए हैं, सबसे पहले यहाँ तक इस 4 स्टेप में हम देखे हैं कि भाई इतना लोड वहन करने के लिए हमको कितना कितना एरिया और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या चाहिए, क्यों उतना लोड वहन कर ले। उसके बाद हम एक सेक्शन का चयन किए हैं और वो जैसा कहेगा वैसा उसको हम क्या करेंगे, बैठा करके फिगर बना करके हम क्या करेंगे, उसका निकालेंगे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। इसमें जब सिंगल कोणीय खंड का देगा तो RV भी होता है, सिंगल आई खंड का देगा तो RX RY में से जो कम रहेगा वही न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या हो जाएगा, है ना। और कहेगा डबल कोणीय खंड के दोनों तरफ आई मतलब एंगल लगा हुआ है, कोणीय खंड के एक ही तरफ पीठ से पीठ सटाकर एंगल लगा हुआ है, तो उसका हम IXX IYY निकालेंगे, आप सामर्थ्य वाले में निकाले होंगे। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या निकालने के बाद तनुतानुपात निकालेंगे, तनुतानुपात के बाद आपको सारा चीज़ आता है। यानी यहाँ तक हमको ज़रूरत था कि कितना चाहिए हम देखें हैं, उसके बाद हम वो सब जैसा कहा है वैसा व्यवस्था करने के बाद हम निकाले हैं कि मेरा कंप्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ वास्तव में कितनी है, तो इतनी है। तो हम फिर देखेंगे कि 58 से यानी पी से आपका पीसी का मान अधिक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यदि आ गया पीसी का मान पी से अधिक तो ओके है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे थोड़ा बहुत हार्ड नंबर कराएंगे, तैयार रहिए कमर कस के। उसके पहले देखिए एक बात हम बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख लेना, हो सकता है आपको करने के लिए हो तो हो जाए, हाँ ठीक है। अरे अभी इसमें ही बाकी है, देखिए तो कह रहा है ना, अगला कह रहा है कि 78 किलो न्यूटन संपीड़न बल वहन करने हाँ देखिए 18 नंबर सेम ही क्वेश्चन है, कोई अंतर ही नहीं है। 18 नंबर क्या है आपका सेम है, समझ रहे हैं। तो 18 नंबर आप कर लीजिएगा, इसमें भी और बाकी ना रिवेट का नंबर निकालना है, ठीक है। चलिए रिवेट नंबर निकालते हैं, बहुत आसान है रिवेट का नंबर निकालना, है ना। देखिए ऐसा ही तो कहा था बैठाने के लिए, कोणीय खंड का देगा तो ऐसा ही सिंपल जोड़ देंगे आपका, है ना। देखिए यहाँ रिवेट जोड़ दीजिए। सबसे पहले PS निकालेंगे, π/4 16 mm दिया है ना। देखिए डाया का मान कितना दिया है 16 mm, तो एक कितना हो जाएगा ग्राह डायमीटर 17.5 का स्क्वायर गुणा FS का मान शायद 100 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं FS का मान कितना दिया है, FS का मान उसी क्वेश्चन में देखिए FS का मान कितना दिया 90 दिया है, ठीक है। FS का मान 90 है, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 17.5 का स्क्वायर 17.5 का स्क्वायर गुणे π/4 तो गुणे 90 कितना आ जाएगा आपका 21.64 किलो न्यूटन। PB क्या आ जाएगा DT और FB, D का मान 17.5
टी का मान देखिए कौन सा कोण खंड चयन किए हैं आप, 8 mm का है ना, तो 8 mm हो जाएगा। डी टी एफ बी का मान 270 दिया होगा, देखिए तो कितना दिया भाई 270, ठीक है। तो पी बी ये तो सब रिलेट में पढ़े हैं आप, तो हो जाएगा 17.5 × 8 × 270, ठीक है। आ जाएगा आपका 37.8 किलो न्यूटन। उसके बाद रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों में से जो कम होते हैं 21.64 किलो न्यूटन। उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ रिवेट एफ यानी लोड अपान में आर, लोड इतना लोड वहन करने के लिए 58 किलो न्यूटन लोड वहन करने के लिए कितना हमको रिवेट लगेगा, 21.64, दोनों किलो न्यूटन में। तो 58 भाग दे देंगे हम 21.64 से, ठीक है ना। 21.64 से क्या देंगे हम, भाग दे देंगे, तो आ जाएगा आपका 2.68, यानी कितना नंबर आ जाएगा आपका, 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी इतना लोड वहन करने के लिए कितने रिवेट की आवश्यकता पड़ेगी आपको, 3 रिवेट की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा इसमें न्यूमेरिकल बहुत आपका बहुत लेंदी न्यूमेरिकल आएगा। और देखिए न्यूमेरिकल आपको करना है प्लीज़, हम न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं करा पाएंगे क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि देखिए अभी तक देख रहे होंगे इसके पहले बहुत लंबी, मतलब कि रोज़ कम से कम 2 वीडियो आता था, लेकिन गर्मी इतना पड़ रही है ना, क्योंकि हम फ़ैन चला करके वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि फ़ैन का इसमें आवाज़ आने लगेगा और पूरा रूम को पैक करके वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि बाहर का भी आवाज़ ना आए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा गर्मी है कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार नहीं पढ़ा सकते, इसलिए वीडियो रोज़ एक ही आएगा, कम ही आएगा वीडियो, ठीक है। क्योंकि तबीयत नहीं ख़राब होने देना है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारा मेहनत करके अपने खुद से लगाना पड़ेगा क्वेश्चन, उससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन होगा हम बताएंगे, ऐसा इस तरह का क्वेश्चन है कर लीजिएगा, उसी तरह क्वेश्चन है कर लीजिएगा। और यदि नहीं आपको आता है तो हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बीम शुरू करेंगे, बीम बस आपको पढ़ना है। बीम के बाद समझिए आपका स्टील खत्म, समझिए खत्म, मतलब ख़त्म नहीं होता है। बीम के बाद अभी 4 चैप्टर है, लेकिन यदि आपका इसके अगला वाला चैप्टर खत्म हो गया बीम, तो समझिए आपका स्टील में काम हो जाएगा, इतना जो पढ़ लिया उसका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे का तो 1 दिन में 1 चैप्टर, 2 दिन में 1 चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड लक।